Dear students, today we will discuss solution of question of the day post on January 6. Question क्या था हमारे पास? Suppose that f from C to C is an analytic function, then f is a non-constant polynomial if option 1 for any point A belong to R positive, if fz summation n 0 to infinity a n z minus a to the power n is a power series expansion at A, then an equal to 0 for at least 1n greater than 4. And option B was limit mod z approaching to infinity mod of fz equal to infinity. Option C was limit mod z approaching to infinity f of z equal to m for some m. And option D was limit mod z approaching to infinity f of z equal to 0. तो हम क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि f जो है एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है C टू C. अब कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है C टू C, वो फंक्शन क्या हो जाता है आपके पास? इंटायर फंक्शन हो जाता है. अब मैं इंटायर फंक्शन की नेचर अगर डिस्कस करूं इन्फिनिटी पे, तो इंटायर फंक्शन को मैं 3 कैटेगरीज में रख लेता हूं. एक नॉन पोलिनोमियल टाइप के, नॉन पोलिनोमियल इंटायर फंक्शन, जैसे कि आपके पास साइन जेड, कोस जेड, ई टू द पावर जेड, इस तरह के हैं. दूसरा है आपके पास नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल. नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल में जैसे आपने 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह की आपने नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल लिख ली किसी भी डिग्री की. मान लिया कि डिग्री एन हो गई आपके पास, एन ग्रेटर देन आपके पास 0, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तीसरा है आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल. तो इनका नेचर जब इन्फिनिटी पे डिस्कस करते हैं, मान लिया कि कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लिया आपने कोई इस तरह से सी मान लिया, तो इन्फिनिटी पर जब लिमिट की मैं बात करता हूं बारी बारी से, नॉन पोलिनोमियल के लिए लिमिट मोड जेड अप्रोच टू इन्फिनिटी, मान लिया कि ई टू द पावर जेड या फिर साइन जेड या फिर कोस जेड के लिए आप बात कर रहे हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब लिमिट इन्फिनिटी पे निकालनी होती है तो हम z को रिप्लेस कर सकते हैं 1/z पे, और लिमिट इन्फिनिटी पे निकालने की बजाय लिमिट 0 पे चेक कर लेते हैं. तो हमने z को रिप्लेस किया 1/z से, और z इन्फिनिटी की जगह 0 पे हम लिमिट जब चेक कर रहे हैं, तो हम देखते हैं डिफरेंट पास से e टू द पावर 1/z की लिमिट डिफरेंट आती है. यानी कि अगर आप एक पास से जाएंगे 0 आ सकती है, दूसरे पास से जाएंगे 1 आ सकती है, आपके पास इन्फिनिटी आ सकती है. तो जो चाहे लिमिट हमको वो मिल सकती है डिफरेंट पास से. तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं. तो इन्फिनिटी जो है z इक्वल टू इन्फिनिटी, इस केस में नॉन पोलिनोमियल इंटायर फंक्शन के केस में असेंशियल सिंगुलैरिटी का काम करती है. असेंशियल सिंगुलैरिटी का काम करती है. अगर इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन की बात करें, तो पावर सीरीज एक्सपेंशन हम e टू द पावर जेड या साइन जेड या कोस जेड इनकी जानते ही है कैसी होती है. पावर सीरीज एक्सपेंशन किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप इसकी फाइंड आउट करेंगे, उस पावर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली. बात करते हैं किसकी? नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल की. जैसे हम नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल की हम बात करते हैं, मान लिया कि आपने ले लिया है 1 प्लस जेड, तो फिर से हम z को रिप्लेस करते हैं 1/z से और लिमिट 0 पे निकालते हैं. तो हम देखते हैं 0 पे लिमिट जब निकालने जाएंगे ये हो जाने वाली है इन्फिनिटी. मोड वैल्यू की हम बात कर रहे होते हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी. यानी कि नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल के केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इनफाइनाइट हो जाती है. यानी कि z इन्फिनिटी किसका काम कर रही है? नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल के केस में, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल के केस में ये काम कर रही है पोल का. ये किसका काम कर रही है? आपके पास पोल का काम कर रही है. और जब इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन देखने जाएंगे, तो पावर सीरीज एक्सपेंशन मान लिया कि नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री n की है, तो उसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन में आपके पास कितनी टर्म्स होंगी? ये जो है पावर सीरीज एक्सपेंशन डिग्री n तक ही जाने वाली है. उसके बाद सभी an क्या हो जाएंगे आपके पास? 0. पावर सीरीज एक्सपेंशन जितने डिग्री है आपके पास पोलिनोमियल की, उतने ही डिग्री तक एक्सपेंड हो पाती है. उसके बाद सभी an क्या हो जाते हैं आपके पास? 0 हो जाते हैं. बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की. मान लिया कि आपने कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लिया ये, तो लिमिट z अप्रोच टू इन्फिनिटी f ऑफ z जो हो जाएगा ये c ही हो जाता है. यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है
फाइनाइट होती है तो यानी कि जेड इन्फिनिटी जो है इसके केस में रिमूवल सिंगुलरिटी का काम करती है, रिमूवल सिंगुलरिटी का काम करती है। किसके केस में? कांस्टेंट पोलिनोमियल के केस में। अब इसकी भी पावर सीरीज एक्सपेंशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ही होने वाली है। तो ये सारा डाटा हमारे पास इंटायर फंक्शंस को लेके है। तो जैसे ही हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो ठैं करके हम जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब हमको चाहिए यहां पे नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल का नेचर हमको मालूम है कि पावर सीरीज एक्सपेंशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी, तो an को किसी न किसी स्टेप के बाद 0 होना पड़ेगा। मान लिया कि आपके पास डिग्री n है, तो इस n के बाद जितने भी n होंगे, कैपिटल N मान लिया कि डिग्री है, तो इसके बाद या डिग्री 10 मान लो, 10 के बाद आपको सभी an को 0 होना पड़ेगा। तो ये कह रहा है an इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1n ग्रेटर देन 4, क्योंकि हम जानते हैं नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है, फाइनाइट डिग्री होगी, तो किसी न किसी स्टेप के बाद an को 0 होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी कह रहा है कि नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो इन्फिनिटी पे लिमिट क्या होती है? हमेशा इनफाइनाइट होती है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दैट लिमिट विल बी फाइनाइट। लिमिट फाइनाइट तभी हो सकती है आपके पास जब आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल की आप बात कर रहे हो, लेकिन आपने तो नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात की, तो लिमिट फाइनाइट नहीं हो सकती, लिमिट 0 नहीं हो सकती। 0 पोलिनोमियल ली होती तो लिमिट 0 हो जाती। कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल ली होती एफ जेड इक्वल टू m, तो लिमिट m हो जाती। नॉन कांस्टेंट है तो इन्फिनिटी होने वाली है, और आपके पास डिग्री जो है क्योंकि फाइनाइट है तो पावर सीरीज एक्सपेंशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी, तो an को किसी न किसी स्टेप के बाद 0 होना पड़ेगा। तो ये करेक्ट क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए एंड बी विल बी करेक्ट। थैंक यू।